हेलो दोस्तों, आज आप सबको मिलवाएंगे अमरजीत तिवारी जी से। इनका सिलेक्शन अभी बीपीएससी में हुआ है और इनकी रैंक आई है 49। तो आज हम इनके बारे में पूरा बायोडाटा जानेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कैसे मोटिवेशन रहा इनकी लाइफ में, क्या मोटिवेशन था, क्या इनको करना था। ठीक है, तो इनका सारा एकेडमिक बैकग्राउंड वगैरह वो सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज। और अब सर अपने बारे में बताएंगे। तो सर आप बताइए अपने बारे में। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम अमरजीत तिवारी है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बिलोंग करता हूँ और अभी हाल ही में 67 बीपीएससी में 49 रैंक के साथ मेरा चयन डीएसपी पद के लिए हुआ है। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह जिले से पूरी की। 8वीं तक की परीक्षा मैंने सरस्वती स्कूल निरालनगर, उसके बाद मैंने उत्कृष्ट विद्यालय मार्तंड 1 से 12वीं तक की परीक्षा पास की। तत्पश्चात मैंने हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हिंदी ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन जी। और तो आपका मतलब कि कहाँ से हैं, कौन सी स्टेट से हैं आप? मैंने बताया रीवा मध्य प्रदेश से। आप एमपी से हैं। तो सर एमपी से हैं और सर का सिलेक्शन जो हुआ है वो बीपीएससी में हुआ है 49 रैंक के साथ में, और डीएसपी पद में मिला है। और सर आपका तैयारी कब शुरू किया आपने? थोड़ा बहुत तो मैं मतलब ग्रेजुएशन के दौरान ही देख रहा था, लेकिन अगर ढंग से तैयारी की बात की जाए तो मैं 2019 से स्टार्ट 2019 से। तो और जैसे कि अभी एक चीज इसी में बीच में क्वेश्चन ले लेते हैं कि बहुत से बच्चे भी क्या करते हैं कि जैसे 12th पास करने के बाद ही सोच लेते हैं कि भाई हमें अभी यूपीएससी या बीपीएससी मतलब स्टेट लेवल पे या यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है। तो क्या सही है वो मतलब कहा जाए कि 20 और 80 का अनुपात है। 20% वो सही है, लेकिन 80% सही नहीं है। आपको प्रारंभिक 2-3 साल तो अपनी एंजॉय करने चाहिए, मतलब एंजॉय इन द सेंस एक्सप्लोर करो। हाँ। और तैयारी सबका मतलब तैयारी आप स्टार्ट भी कर दोगे। जो क्या होता है शुरुआत में तैयारी करने के कौन क्या होता है कि जब आपको एग्जाम आ रहा है तब आपको पढ़ना चाहिए एकदम, तब वो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। उस समय आपको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो आपको मतलब शुरू से आप तैयारी 12वीं के बाद ही स्टार्ट कर दोगे तो जब आपको एकदम मोटिवेशन चाहिए, एकदम हाई फेज चाहिए, तब लिथार्जिक हो जाओगे। ठीक है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि आप बैलेंस बना के चलो। थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट और बेसिक अपना अच्छा करते रहो, लेकिन उसके बाद 3rd ईयर से आप इस तैयारी को स्टार्ट करें तो बेहतर है। कहने का मतलब है कि 3rd ईयर से तैयारी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि अब हम बात करते हैं कि पहले आप यूपीएससी के लिए आए थे या मतलब स्टेट के लिए? दिल्ली तो मतलब यूपीएससी के लिए। तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए? मैंने 3 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के। 2021 का मैंने मेंस लिखा, 11 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल रह गया था। अच्छा। और उसके बाद जर्नी स्टार्ट। हाँ, तो उसके बाद ठीक है, अभी मतलब अभी देना है ना यूपीएससी। अभी तो सर यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं और आगे देंगे। अभी तो स्टेट में सर्विस देंगे। और जो बीपीएससी का अटेम्प्ट मतलब बीपीएससी के कितने अटेम्प्ट्स दिए आपने? बीपीएससी के मेरा प्रथम प्रयास ही है। प्रथम प्रयास, तो सर का प्रथम प्रयास में सिलेक्शन हुआ है। और यूपी पीसीएस के लिए? यूपी पीसीएस के मैंने इस बार मेंस दिया है 2023 में, रिजल्ट अवेटेड है। हाँ ठीक है। तो सर बीपीएससी में जैसे कि एक चीज चल रही है, मतलब आप एक चीज है कि स्टेट में कि ऑप्शनल को खत्म करने के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब जैसे आजकल चल रहा है यूपीएससी में भी खत्म हो, डिमांड है, स्टेट भी खत्म कर रही है, तो क्या राय है आपकी? इसमें दोनों प्रकार की राय हो सकती है, लेकिन जैसे बिहार पीएससी ने भी ऑप्शनल खत्म कर दिया और यूपी पीएससी ने भी ऑप्शनल खत्म कर दिया। एक तरीके से ये मेरे हिसाब से, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन लिया जाएगा तो ये सकारात्मक कदम है, क्योंकि ऑप्शनल क्या कर रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड को इग्नोर कर रहा था। तो कि हर बार ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं है किसी भी ऑप्शन के साथ अन्याय हो सकता है, या किसी भी ऑप्शन कम ज्यादा मार्क्स हो सकते हैं। यूपीएससी में हर साल होता है, ऐसा नहीं है। यूपी पीसीएस में भी हो रहा था, बीपीएससी में हो रहा है। ये प्रोसेस की ही कहा जाए कमी, कहा जाए कि लूपहोल कहा जाए। तो ऑप्शनल हटा देना ये सकारात्मक कदम है, पर इसके आधार पर ये भी देखना चाहिए कि ये ऑप्शनल आपकी बताता है कि आपने सब्जेक्ट की कितनी समझ, आपने जो पढ़ा है। तो जैसे यूपी पीसीएस ने किया है कि 2 स्पेसिफिक वहाँ के सब्जेक्ट डाल दिए हैं, तो ऐसा कुछ प्रयास किया जाना चाहिए। यूपी पीसीएस ने ज्यादा कुछ कर दिया है, मतलब 2 पेपर की जगह 1 पेपर इंट्रोड्यूस करता, एक कोई ऐसे जैसे पवेड का अध्ययन, पवेड या स्टेटिक्स का पोर्शन इंट्रोड्यूस करता तो ज्यादा बेहतर होता। बाकी सही है। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे लोग पूछते रहते हैं कि कोचिंग करें या ना करें, तो कोचिंग के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब आपने पहले तो कहीं से कोचिंग ली? जी हाँ, मैंने कोचिंग ली है। और कोई नहीं, इंस्टीट्यूट का नाम बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने कोचिंग ली थी। और कब शुरू की थी आपने कोचिंग? कोचिंग मैंने 2019 से जुलाई से स्टार्ट किया। अच्छा ठीक है। और तो आपको लगा कुछ कि कोचिंग कुछ फायदा हुआ आपको कोचिंग लेने का? जी, मतलब जब 2019 में था तब इतना ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध नहीं था, मतलब कोर्सेज उपलब्ध थे। और उस दौरान अगर देखा जाए तो कोचिंग सकारात्मक ही रहा। एक कोचिंग से क्या होता है, कंसिस्टेंसी बन जाती है।
अगर आप मतलब सक्षम हैं तो आप कोचिंग ले सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन विदाउट कोचिंग के हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और तो कितने बच्चे मतलब सिलेक्ट हुए? आपका क्या कहना है कि मतलब कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मध्यम रहे। आप अगर सक्षम हैं और आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको कोचिंग लेना है तो ले लीजिए, और नहीं लेना है तो ये बिल्कुल भ्रांति मत पालिए, बिना कोचिंग लिए सिलेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और जैसे कि एक मीडियम को लेके, आपका क्या मीडियम रहा है? मेरा माध्यम हिंदी रहा। सर का मीडियम हिंदी था। और अभी जानेंगे कि जैसे हिंदी में लोग कहते हैं कि भाई सिलेक्शन रेट बहुत कम है, तो जैसे ये चीज़ आपने अब जैसे आपने बताया कि यूपीएससी का भी आपने मेंस लिखा है, 11 नंबर से आपका रहा है, तो कितना आपको लगा कि भाई मीडियम एक मैटर करता है? मीडियम बहुत हद तक आपकी भाषा की दक्षता को मतलब महत्वपूर्ण तरीके से रखता है अपने पास। इसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि इतना इसका महत्व नहीं है मीडियम का, बस आप इसके प्रति पॉजिटिव रहें। क्योंकि क्या है, कुछ चीजें आपके हाथ में है नहीं, तो वो आप उसके बारे में ना सोचें। और हमारे कई मित्र रहे हैं, कई सहपाठी रहे हैं जिन्होंने इस माध्यम से भी न सिर्फ स्टेट पीसीएस की बल्कि यूपीएससी भी सफल की। तो इस दौरान मेरा एक और मानना है कि आप जैसे हिंदी मीडियम के बच्चों देखा हूँ, आप बहुत सारे निगेटिविटी में पड़ जाते हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार की नकारात्मकताएं, चाहे भटकाव से हो, चाहे मीडियम को लेके भ्रांति चल रही हो, चाहे ऑप्शनल को लेके चल रही हो, आप किसी प्रकार की निगेटिविटी से बचिए, आप पॉजिटिव रहिए, सिलेक्शन होगा। और जैसे कि एक चीज है कि पढ़ते पढ़ते कभी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, मतलब एक फ्लो टूट गया बच्चे का, तो मतलब एक होता है, मतलब कई सारे सवाल हैं कि स्ट्रेटजी को लेके कैसे होना चाहिए, कि आप पढ़ रहे हो और आपका बोरिंग हो रहा है, मतलब टाइमिंग खराब हो रही है, टाइम मैनेज आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? मतलब बोर हो जा रहे हो और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ये नॉर्मल है। पहले तो इसको सहज तरीके से लो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन नहीं पढ़े आप सिलेक्शन रुक जाएगा, इसको सहजता से ले। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट के लिए आप एक शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं कि हमको ये पढ़ना है। और एक बात मैं और कहूंगा, मतलब ये टाइम मैनेजमेंट के साथ एक चीज जो मैंने देखा है कि आप रिफ्रेशमेंट में भी ध्यान दें। जैसे मेरा ये था, मैं तीसरे चौथे दिन क्रिकेट खेलने जाता था और 3-4 घंटे 5 घंटे ही बर्बाद हो जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद अगले 3 दिन अच्छे से पढ़ो या अगले 1 हफ्ते अच्छे से पढ़ो, तो आप बैलेंस बना के चलो। रोबोट नहीं बनना है, हर समय किताबों के पीछे नहीं रहना है। हालांकि सबका अपना पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा ये था। इसमें एक चीज और भी है कि हिंदी मीडियम वाले अलग अलग जगह से कलेक्शन करते रहते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं, तो एग्जाम निकालने के लिए नहीं पढ़ते हैं कि नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं? नॉलेज भी मतलब वो क्या करते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए आपने कोई पुस्तक पढ़ी, आप 3-4 बार उसको पढ़िए, आप उसके बाद 2 महीने बाद भूल जाएंगे। जब तक आप किसी पुस्तक को 15-20 बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक उससे नॉलेज भी नहीं मिल पाता। उस समय की जानकारी आपकी हो जाती है, लेकिन फिर आपको भूल जाती है चीजें। तो जैसे कि आप मोटिवेशन के लिए क्या करते थे, कि मतलब सेल्फ मोटिवेट होने के लिए क्या क्या आपने, मतलब जैसे वीडियोस देखना या शॉर्ट्स देखना, ऐसा कुछ करते थे? शॉर्ट्स तो बिल्कुल नहीं देखता था और मतलब एंजॉयमेंट के लिए भले शॉर्ट्स देख लूं, मोटिवेशन के लिए नहीं। होता क्या है कि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, तो वहाँ विकल्प नहीं बचता है। एक बात हमेशा पूछनी चाहिए अपने आप से, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या कि जो भी लोअर बैकग्राउंड के, लोअर मिडिल बैकग्राउंड के, कि नहीं होगा तो करोगे क्या? और ये प्रश्न मेरे पास भी था। मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, तो नहीं होगा तो करेंगे क्या? तो ये चिंता ही एक तरीके का मोटिवेशन था। और घर परिवार, माता पिता की आशाएं, परिवार का सहयोग, बिल्कुल परिवार का पूरा सहयोग रहा। और ये टांग खींचने वाली चलती है रिश्तेदारों का, ऐसा थोड़ा बहुत था मेरे साथ, लेकिन ज्यादा नहीं था। सबका सहयोग रहा, हमारी मौसी, हमारे मामा, और मतलब सबका सहयोग रहा। तो अभी जैसे कि आपका मेंस हुआ, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए गए, तो इंटरव्यू में आपका जैसे क्या क्या हुआ, कि एक इंटरव्यू बोर्ड में जाने में कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? बहुत सारे रील्स में वायरल होते हैं कि मुर्गा पहले आया, अंडा पहले आया, वो सब चीजें चलती रहती हैं, तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? जरा 2-4 क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो आप बताएं। नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन याद है। जैसे इंटरव्यू के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम था नहीं प्रिपरेशन करने के लिए, मेरे पास ले देखिए 4-5 दिन थे, तो मैं उतनी सी प्रिपरेशन कर नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे मॉक देने के बाद और वहाँ का अनुभव निश्चित तौर पर डिफरेंट रहा। इंटरव्यू मैंने देखा कि ऐसा जो रील्स में दिखता है, जो भ्रांतियां, बिल्कुल नहीं है। आप एक नॉर्मल बिहेवियर में सिर्फ आपसे वार्तालाप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने सिंपल से क्वेश्चन पूछे कि अमरजीत, आपने कितने यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का भी मेंस दिया है, क्या हुआ, कितने नंबर्स रह गए? तो ऐसा लग रहा था कि आपको बताओ, आप हॉबी क्या, तो आप ही से आपके हॉबी से ही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आपको जज करने बैठे, सिर्फ आपसे कन्वर्सेशन कर रहे थे।
और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी थे, जैसे पूर्णिया का नाम पूर्णिया क्यों पड़ा, बिहार से मतलब ऐसी कौन सी फिल्म है जो अभी सेमीफाइनल के लिए ऑस्कर नॉमिनेट हुई है। इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि जैसे आप किताबों में मत रहिए। जैसे मुझसे पूछा गया कि चंपारण मटन फिल्म, आपने नाम सुना है? चंपारण मटन जी, अभी उसको सेमीफाइनल में ऑस्कर नॉमिनेट किया गया है। अब वो फिल्म में क्योंकि मेंस चल रहा था और वो आदमी जानकारी नहीं ले सकता, तो उस संदर्भ में मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट देखी थी। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आप सिर्फ किताबों में ना रहो, बल्कि आप ऐसे नॉलेज भी गैदर करो। हाँ, कि क्या पता कौन सा नॉलेज कब काम आए। खासकर उस स्टेट के बारे में, भाई स्टेट जो पीसीएस आप दे रहे हो उसको। तो ऐसे ही नॉर्मली। और कोई क्वेश्चन, कोई फनी क्वेश्चन पूछा, कोई हंसी मजाक? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। और एक मतलब भाषा और बोली की विवाद पे प्रश्न पूछा था, तो मैंने उसमें लास्ट में बोला कि जैसे फिर मैंने बोला कि नहीं, भाषा हिंदी भाषा ही मतलब बोली भाषा को मजबूत बनाती है। फिर मैंने बोला कि लास्ट में कि तुलसी, वैसे भी तुलसीदास का मानना है कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांझ, तो सब थोड़ा मुस्कुराए। बस ऐसे ही नॉर्मल। तो मतलब आपको घबराहट हो रही थी? हाँ, थोड़ा सा घबराहट हुई शुरू में, क्योंकि पहला इंटरव्यू था। तो लेकिन क्या हो रहा था, 1 मिनट आपको दे देते हैं। जैसे यहाँ क्या होता है, मॉक में तुरंत जैसे आप पहुंचे कि आप कंफर्ट हुए नहीं, सीधा फटाक से क्वेश्चन पूछो। वहाँ 1 मिनट वो अपने कामों में उलझे हुए थे, तो आप नॉर्मल हो जाते हो। शुरू में हार्टबीट बढ़ी हुई थी, जैसे आप हार्टबीट बढ़ी हुई क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आप फंबल हो जाओगे, तो आपको कॉन्फिडेंस डगमगाने लगेगा। तो उन्होंने आपको 1 मिनट 1.5 मिनट वो अपने काम में व्यस्त थे, तब तक आप कंफर्ट हो जाओ। ऐसे ही जैसे बेंच है, जस्ट आप बैठे हुए हो, तो आपका नीचे का दिख नहीं रहा, एकदम नॉर्मल चौकोट, मतलब एक काउंटर आपके सामने लगा है, आप बिल्कुल ऐसे मतलब काउंटर के उस पार वो है और काउंटर के जितने दूरी में आप है ना, उतनी दूरी में सर हमसे बैठे हुए। अच्छा। अब आप सोचिए मॉक इंटरव्यू क्या, वो बहुत दूर बैठे हुए थे। और मॉक इंटरव्यू क्या, एक वहाँ बैठा, एक वहाँ बैठा, एक वहाँ बैठा, आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं हो पाता है। और फिर कहते हैं कि आई कांटेक्ट करो, कैसे आई कांटेक्ट करें? मॉक इंटरव्यू में तो भोकाल भी बनाया जाता है, अच्छा सा एनवायरनमेंट दिखाया जाता है। अच्छा, रूम कैसा होता है वहाँ पे? एक नॉर्मल सिंपल रूम होता है, ज्यादा कुछ मतलब बवाल नहीं रहता, जैसे यहाँ कोचिंग्स वाले रखते हैं। जैसे कोचिंग्स वालों को भी इस संदर्भ में सलाह रहेगी कि कोशिश कीजिए कि रियल एनवायरनमेंट देने का प्रयास कीजिए। और कैमरा, लाइटिंग, ये सब तो अपने जगह पे है, लेकिन हाँ, छात्र का भला होना चाहिए। तो अच्छा, जैसे कि ये हो गया, अब आपने मेंस के लिए क्या क्या मतलब जैसे प्रिपरेशन में कोचिंग, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या किया? बीपीएससी के लिए मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी। मतलब अपनी तैयारी करता है, उसी दौरान थोड़ा पहुंच जाता है कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। मेंस के लिए मैंने हाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, लेकिन हुआ क्या था कि जब रिजल्ट आया था और मेंस के दौरान मोस्टली 35-40 दिन ही मिले थे, तो उस दौरान ज़्यादा टेस्ट देना संभव नहीं था। तो मैंने 2 टेस्ट ही दिए थे, 2 टेस्ट जीएस के दिए थे और 2 टेस्ट ही यहाँ ऑप्शनल के दिए थे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बीपीएससी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो एक पेपर 1 में डीआई आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, वो आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके लिए उसको आप इग्नोर ना करें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, उसको आप इग्नोर ना करें। उसके लिए आप करें क्या कि आप प्रीवियस ईयर प्रश्न और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रश्न आप स्वयं से बनाएं और खूब सारी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको वो कम समय भी लगे और आपको उसमें पूरे अंक प्राप्त हो। जिस दिन आपका रिजल्ट आया, उस दिन कैसा फील हो रहा था? रिजल्ट मतलब आसान भी था मेरे रिजल्ट को लेके, लेकिन हाँ, इतनी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी वो तो आदमी मतलब जब आ जाता तभी पता चलता है। हाँ बिल्कुल। तो ये था कि खुशी थी, और दूसरा ये था कि खुशी से ज्यादा रिलैक्सेशन, एक चिंता का भाव दूर हुआ कि हाँ चलो कुछ मिल गया है, तो अब देखेंगे यूपीएससी को। तो अभी मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब आपके जो भी व्यूअर्स हैं, और वो मेरे कलीग ही हैं, सहपाठी ही हैं, मेरे मित्र भाई ही हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो तो आप उसमें ध्यान दें और डेडिकेशन दिखाएं। दूसरा ये है कि अपना प्लान भी जरूर तैयार रखें, और स्टेट सर्विसेज भी अच्छी सेवाएं होती हैं, आप उन पर भी ध्यान दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप यूपीएससी टारगेट करें। और इसके साथ साथ आप अपना ओवरऑल व्यक्तित्व को मजबूत करें, ओवरऑल व्यक्तित्व को दक्षतापूर्ण बनाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा और जीवन में और निरंतर सफल होंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।